अगर आप अपना घर बनाने जा रहे हैं या फिर घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड यानी कि घर का जब हम खुदाई करते हैं, घर का जो फाउंडेशन जब गड्ढे की खुदाई करते हैं, एक प्लान अपना रेडी करने के बाद, लेआउट करने के बाद, और फिर जब हमारा घर कंप्लीट हो जाता है पेंटिंग वगैरह करके, साफ सफाई करके, वहाँ तक पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि उसमें कब कब कौन सा काम करना है। यानी कि पहले गड्ढा खोदना है, फिर उसका कॉलम की फुटिंग का जाल बांधना है, प्लिंथ बीम डालना है, कॉलम खड़ा करना है, ब्रिक, यानी जो भी काम होते हैं सब आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ कंप्लीट प्रोसेस के साथ। और कुछ इंपॉर्टेंट आपको जानकारी भी दूंगा जो कि आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो इस लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जब भी आप अपने घर बनाने के बारे में सोचे तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि घर की प्लानिंग क्या होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्लान बनाया गया है। ये प्लान के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कमरा कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, हमारा बाथरूम कहाँ पे होगा। तो अगर आप पहले एक प्लान बना लेंगे, थोड़ा सा पैसा आपको खर्चा करना होगा एक इंजीनियर से या फिर आप एक आर्किटेक्ट से प्लान अपना रेडी करवा ले। अगर आप प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो आपका बहुत सारा जगह पैसा बच जाता है। वहीं आप अगर बिना प्लान के कोई काम करते हैं, बाद में उसमें चेंजिंग कराते हैं, तो खामखा आपका जो पैसा है वो एक्स्ट्रा पैसा लग जाता है। तो आपको करना क्या है कि पहले एक प्लान तैयार करें। और दोस्तों कभी भी आपको जितना ज़रूरत है उतना ही प्लान बनाएं। आपको 2 रूम का ज़रूरत है, 3 रूम का ज़रूरत है, उतना ही प्लान बनाएं। ज़्यादा ज़मीन है तो आप ज़मीन को रहने दें, जितना ज़रूरत है उतना में आप बनाएंगे तो आपका पैसा भी सेव होगा और आपका खर्चा भी कम लगेगा। जितना ज़्यादा एरिया में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपका एरिया भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो साथ में आपका पैसा भी ज़्यादा बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो प्लानिंग अगर आपका सही रहेगा, आपका जो डिज़ाइन होना चाहिए घर का, जो फ्रंट होता है एलिवेशन का, वो सिंपल रहेगा, तो आपका पैसा भी कम लगेगा। तो घर की प्लानिंग सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारा अगला काम क्या होता है कि फाउंडेशन की डेप्थ यानी कि नींव की गहराई अब हमें कितनी रखनी है। तो देखिए कई बार तो हम प्लानिंग बनाते हैं तो इंजीनियर हमें वो सब डिटेल दे देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम ठेकेदार या मिस्त्री को दे देते हैं तो वो अंदाज़ा कई जगह काम किए रहते हैं, उसी हिसाब से आपको गहराई दे देते हैं 3 फीट 4 फीट। लेकिन दोस्तों कभी भी आपको फ्यूचर का सोच के आपको घर की फाउंडेशन डिसाइड करना चाहिए। जैसे कि अभी मान लीजिए आपका प्लान है कि हमें 1 मंजिल का मकान बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि 3 फीट का फाउंडेशन दे देते हैं अपने कॉलम के नीचे। जो फाउंडेशन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो आप फाउंडेशन दे देते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आपके पास पैसा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि 1 मंजिल और 2 मंजिल और, यानी कि 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बना लिया जाए। तो फिर दोस्तों आप सोचिए कि अगर 3 फीट का फाउंडेशन दे रहे हैं, 4 फीट का फाउंडेशन दे रहे हैं, तो आप 3 फीट पे कैसे आप 2 मंजिल 3 मंजिल का मकान बना सकते हैं। तो कभी भी दोस्तों आपको नींव की जो गहराई देनी है यानी फाउंडेशन की जो डेप्थ देनी है, आपको डिसाइड करके फ्यूचर के बारे में देनी है कि हम इस पे 2 मंजिल 3 मंजिल और बनाना है, तो फिर उसी हिसाब से दें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जरूर सोच विचार करके तब उसको फाउंडेशन का डेप्थ देना है, क्योंकि वहीं से दोस्तों बिल्डिंग की मजबूती सबसे पहले वहीं से हमारे बिल्डिंग खड़ा होता है और सारी जो लोड होती है बिल्डिंग के हमारे फाउंडेशन पे जाता है। अगला पॉइंट है कि जब हम फाउंडेशन से ऊपर आते हैं तो हमारा नेक्स्ट काम होता है कि हमारे रोड लेवल पे जो हमारा प्लिंथ बीम का डालना। तो प्लिंथ बीम हम जब डाल देते हैं तो दोस्तों उसमें एक गलती क्या करते हैं कि प्लिंथ बीम बहुत जगह होता है, हम क्या कि प्लिंथ बीम के नीचे हम ब्रिक वर्क नहीं करते हैं, या फिर बहुत जगह ऐसे भी देखा जाता है कि प्लिंथ बीम के नीचे से मिट्टी घिसकने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्लिंथ बीम के नीचे आप बहुत ब्रिक वर्क यानी कि ईंट की चुनाई नहीं करते हैं। जबकि आपको करना क्या चाहिए था कि कम से कम जो साइड की दीवार है वो आपको कम 9 इंच की नीचे से उठा के ले आनी थी, और जो जब रोड लेवल पे जहाँ पे आपका फर्श है वहाँ तक आप उसको प्लिंथ बीम के नीचे आपको दीवार लगानी है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए आपके अंदर आप मिट्टी उट्टी का भराव करते हैं तो प्रेशर बनाता है मिट्टी, तो आपका दीवार वहाँ पे जो बीम रहता है तो दीवार वहाँ से घसकती नहीं है, टूटती नहीं है। तो वहाँ पे क्या होगा कि प्लिंथ बीम के नीचे अगर दीवार रहेगी तो मिट्टी वहाँ से नहीं निकल पाएगी, आपका जो फर्श का मिट्टी है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। तो इस तरीके से आपका फर्श वगैरह जो बैठता नहीं है वहाँ से। तो इसलिए आपको कभी भी प्लिंथ बीम के नीचे आपको ब्रिक वर्क करनी है। और दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि प्लिंथ बीम के सिर्फ साइड में लोग दीवार दे देते हैं, बीच में दीवार नहीं देते हैं, ऐसे ही बस मिट्टी भर के उस पर बीम डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि आप कमरा बाई कमरा प्लिंथ बीम के नीचे दीवार देंगे तो उससे क्या होगा कि मिट्टी जब हम भरते हैं तो मिट्टी का प्रेशर केवल साइड के दीवारों पर नहीं पड़ के अलग अलग दीवारों पर डिवाइड हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा कि हमारा मिट्टी भी काफ़ी अच्छे से वहाँ पर बैठक लेगी और हमारा वहाँ पर जो मजबूती है फाउंडेशन की वो भी बढ़ जाएगी, और प्रेशर साइड के दीवारों पर नहीं पड़ेगी तो मिट्टी वहाँ से दीवार टूटने की और मिट्टी बाहर निकलने की समस्या भी नहीं बनेगी। अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जब हम अपना रोड लेवल पे आ जाते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं कई बार कि हम रोड लेवल से 2 फीट 3 फीट ऊपर अपना उठा के और फिर वहाँ पे डीपीसी डालते हैं या फिर प्लिंथ बीम देते हैं जहाँ पे हमें फर्श बनानी है। तो कई बार होता क्या है जब हम डीपीसी देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो डीपीसी के लेवल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मिट्टी भर दिया गया है। तो दोस्तों ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, चाहे आप वहाँ पे प्लिंथ बीम दे रहे हैं या डीपीसी दे रहे हैं, आपको क्या करना है कि उस
उसके नीचे डीपीसी से कभी भी आपको 3 इंच 4 इंच नीचे तक ही मिट्टी की भराव करनी है। अगर डीपीसी के लेवल में या प्लिंथ बीम के लेवल में या उससे ऊपर आप मिट्टी भर देंगे तो मिट्टी से क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वहाँ पे जो मॉइस्चर होता है मिट्टी का, वो नमी धीरे धीरे आपके दीवार पे उठती है। तो वहाँ पे दीवार पे क्या होता है कि दीवार में सीपे जाने लगता है, जिससे हमारा प्लास्टर पेंट खराब होने लगता है। तो कभी भी आपको प्लिंथ बीम या डीपीसी के 3 इंच 4 इंच नीचे तक ही मिट्टी का भराव करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ले तो देखिए, जब हम डीपीसी या प्लिंथ बीम अपना रोड लेवल पे यानी कि फ्लोर लेवल पे बना लेते हैं तो उसके ऊपर हम अब क्या करते हैं, ऊपर का पिलर को खड़ा करना। तो पिलर जो कॉलम यानी कि जो खड़े करने होते हैं, हम जहाँ जहाँ जिस भी नीचे से हमारा स्टील आया था, अगर हम उसमें स्टील लैपिंग करना है तो लैपिंग कर देंगे। जोगल मार के आपको कभी भी लैपिंग करनी है। बहुत लोग सीधा सीधा सरिया जोड़ के लैपिंग कर देते हैं, वैसे नहीं करनी है। आपको अच्छे से उसमें क्या करना है कि शटरिंग लगानी है एमएस प्लेट की या फिर प्लाईवुड की, और कवर ब्लॉक आपको 32 से 40 mm की यूज करनी है। वाइब्रेटर आपको प्रॉपर उसमें चलाते रहना है। M20 ग्रेड का कंक्रीट इस्तेमाल करना है। कि कॉलम जब हम ढलाई करते हैं, कॉलम बनाते हैं अपना, तो कभी कभी आप देखिएगा कि कॉलम जब ढलाई होती है तो लोग क्या करते हैं कि उसमें कवर नहीं देते हैं। कॉलम के किनारे किनारे पे वो फर्मा लगाते हैं, उसकी ढलाई कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि एक सरिया एकदम किनारे चला जाता है, एक सरिया सेंटर में रहता है। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि हम उसमें कवर प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कभी भी आपको कॉलम में क्या करना है, साइड साइड में आपको 25 mm का कवर ब्लॉक उसमें जरूर देना है, तब उसकी ढलाई करनी है। और दोस्तों कभी भी जो कॉलम आप ढलाई करते हैं तो आप पूरा एक बार में 10 फीट का कॉलम ढलाई नहीं करें। उससे क्या होता है कि जो IS स्टैंडर्ड कोड हमारा कहता है कि जो कंक्रीटिंग करने का फ्री फॉल, जो हमारा कंक्रीटिंग जो अलाउबल होता है, वो हमारा 3 फीट से 4 फीट होता है। ठीक है, तो आप 2 पार्ट में कॉलम की ढलाई करें। 5 फीट तक का फर्मा है तो आप उतना डाल दें। फिर आप क्या करें कि जब 5 फीट डालने के बाद यहाँ जैसे देख रहे हैं कि ये 3 से 4 फीट डाला गया है, तो यहाँ बीच में आप देख रहे हैं कि उसके सरफेस को रफ नहीं किया गया है, चिकना एकदम छोड़ दिया गया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। बीच में उसमें आपको सीयर की दे देनी है। सीयर की क्या होती है, जैसे वहाँ ईंट के टुकड़े उकड़े लगा देंगे तो उसका थोड़ा सरफेस रफ हो जाएगा। अब जब इसके ऊपर फिर हम ढलाई करेंगे 5 फीट का, तो वो क्या होगा कि आसानी से इसमें फंस जाएगा। तो क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छा बनाएगा। चिकना सरफेस पे आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ दोबारा से हम रखते हैं तो क्या होता है, दोनों के बीच में एक गैप बन जाता है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सीयर की जरूर देनी है और 5-5 फीट करके 2 बार में कॉलम की ढलाई करनी है। दोस्तों अब कई बार देखा जाता है कि कॉलम जब हम ढलाई कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारा हनीकम आपको दिखाई देने को मिलता है, यानी कि अंदर का सरिया भी दिखाई देता है, बीच बीच में गैप आपको रोड़ी के बीच में दिखाई देता है। जैसे बीम में आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी बीम में काफ़ी हनीकम दिखाई दे रहा है, सरिया दिखाई दे रहा है, बीच बीच में खाली जगह है। तो वो होता क्या है कि वहाँ से सरिया में अब एयर और या फिर पानी जो है वहाँ से जाएगा, तो अंदर का सरिया में आप देख रहे हैं कि जंग लगना स्टार्ट हो गया है। तो धीरे धीरे वो अंदर का जितना सरिया है वो जंग लग जाएगा। वहाँ से वो क्या है कि कॉलम और बीम कमजोर हो जाएगा। वो क्या होगा कि वहाँ से पपड़ी बन के ऊपर का जो ये कंक्रीट है, रोड़ी है, वो भी निकलने लगेगी। तो दोस्तों ऐसी गलती क्यों होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं ढलाई के टाइम में हम प्रॉपर उसमें एक तो कवर ब्लॉक नहीं लगाते हैं, दूसरा कि हम उसमें वाइब्रेटर नहीं चलाते हैं, ऐसे ही सरिया से या फिर लकड़ी से उसके स्ट्रक करते हैं, यानी कि कंक्रीट को बैठाते जाते हैं। तो दोस्तों वाइब्रेटर आपको जरूर चलानी है, और वाइब्रेटर जितना आप चलाएंगे तो क्या होगा कि कंक्रीट अच्छे से नीचे तक अपने सतह तक बैठती जाएगी। सीमेंट भी अच्छे, जो सीमेंट का पानी होता है, स्लरी होता है, वो भी बैठते जाएगी। तो इस तरीके का गैप नहीं बनेगा, तो आपका स्ट्रक्चर कमजोर नहीं होगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको घर बनाने के टाइम में जरूर ध्यान देनी है। हम अब क्या करते हैं, दीवार उठाते हैं। तो कई बार होता क्या है कि बाहर बाहर का आउटर दीवार तो हम 9 इंच का दे देते हैं, क्योंकि 9 इंच का दीवार आउटर बनाना सेफ रहता है। वो हमें टेम्परेचर से भी बचाता है। साथ में बोला जाता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आप अगर साइड साइड में 4 इंच का दीवार बनाते हैं तो थोड़ा सा मजबूती में भी कमजोर होता है, वहाँ से आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप बाहर बाहर का दीवार 9 इंच का बना लें। अंदर का दीवार दोस्तों 4 इंच की बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों लोग गलती क्या करते हैं कि जहाँ बाथरूम का दीवार 4 इंची का बना देते हैं, किचन का दीवार 4 इंची का बना देते हैं, तो वहाँ दिक्कत होता क्या है कि मान लीजिए बाथरूम और किचन में आपको बहुत सारा प्लम्बिंग की लाइनें कटी होती हैं, इलेक्ट्रिक की लाइनें कटी होती है दीवारों पे। तो दोस्तों जहाँ पे भी आपका ज़्यादा पाइप, यानी बाथरूम का पाइप जहाँ पे कट रहा है, नलके वगैरह लग रहे हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक का ज़्यादा पाइप उतर रहा है, बोर्ड लग रहा है, दोस्तों कोशिश करें कि वो कम से कम जो दीवार है वो 9 इंच की बनाई जाए। क्योंकि जब आप 4 इंच 5 इंच का दीवार बनाते हैं, फिर उसमें आप पाइप काट के डाल देते हैं, झीरी काट के डाल देते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि पाइप अपना 2 इंच 3 इंच का जगह ले लेता है। तो वहाँ सिर्फ आपकी दीवार बचती कितनी है, 1 इंच की। तो दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि 1 इंच की दीवार में आपकी कितनी मजबूती मिलेगी। आप वहाँ अगर 9 इंच का दीवार दिए रहेंगे, अगर 3 इंची हम काट भी देते हैं, 2 इंची वहाँ काट के पाइप डाल भी देते हैं, तो भी आपका 5 से 6 इंची दीवार का थिकनेस रहेगा, मोटाई रहेगी। तो वो दीवार मजबूत रहेगी, बिल्डिंग में आपकी काफ़ी मजबूत रहेगी, और उस दीवार में कभी भी कोई क्रैक नहीं आएगा और सीलन नहीं आएगी। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक का पाइप ज़्यादा आ रहा है, जहाँ पे प्लम्बिंग की लाइनें जा रही हैं, जिस दीवार पे ज़्यादा पाइप आ रहा है, वहाँ पे कम से कम 9 इंच की दीवार बनाई जाए। दोस्तों लोग और क्या गलती करते हैं कि जब अंदर का 5 इंच का दीवार बनाते हैं, तो कई बार आप देखिएगा कि क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि मैं ऊपर तो छत के साथ अपना बीम दे ही रहा हूँ, लटक बीम, तो ऐसा करते हैं कि वो सीधा 10 फीट अगर उनका हाइट है फर्श से लेकर या छत तक, तो पूरा 4 इंच का दीवार अंदर वाला उठा देते हैं, उसमें बीच में कोई कंक्रीट बैंड या फिर बीम नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि 4 इंच की दीवार अगर पूरा आप नीचे से ऊपर तक उठाते हैं तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि अगर मान लीजिए कभी कोई उस पर फोर्स पड़ता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स या और भी कोई फोर्स, तो उसमें होता क्या है कि उस दीवार में अगर एक जगह क्रैक होता है तो धीरे धीरे क्रैक
क्रैक पूरा आपके ऊपर तक पहुँच जाएगा। तो आप कोशिश करें कि मान लीजिए 10 फीट आपकी हाइट है तो नीचे से आप 5 फीट उठाएँ, फिर वहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये कंक्रीट बैंड यहाँ पे 3 इंच थिकनेस का यानी मोटाई का दिया गया है और जितना आपका 4 इंच दीवार है उतना आपकी इसकी चौड़ाई रखनी है। सिर्फ आप इसमें सरिया डालने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 2 4 का मसाला बनाएं और वो कंक्रीटिंग आप उसको कर दें। उससे क्या होगा कि जब नीचे से उसमें क्रैक जाएगा ना, तो वो बीच में जब आप कंक्रीट बैंड दे देंगे तो दीवार की एक तो मजबूती हो गई, और नीचे वाली 5 फीट की आपको दबाए रखेगी, और ऊपर वाला जो 5 फीट जो दीवार है वो भी इसी पे आके रेस्ट करेगा, तो पूरा लोड नीचे तक नहीं जाएगा। और कहीं पे भी क्रैक आता है तो क्रैक ऊपर या नीचे नहीं बढ़ेगा, वो एक जगह वहाँ उससे ऊपर जाने का उसका चांस नहीं रहेगा। तो दीवार भी काफ़ी मजबूत होगी और क्रैक से भी है आपको बहुत वहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देना है 5 इंच का दीवार बनाने के टाइम में। जब सील बैंड आप दे देते हैं उसका तराई कीजिए, अगले दिन जब 24 घंटे के बाद वो सेट हो जाता है तब ऊपर का फिर 9 इंच का दीवार जो आउटर में आपको देना था वो दीजिए, अंदर की 4 इंच की दीवार देनी थी वो दीजिए। कहाँ तक देनी है आपको? 7 फीट की हाइट तक, जहाँ तक अब आपका लेंटल बीम आना है, यानी कि जो खिड़की और दरवाज़ा जहाँ पे हमारा खत्म होता है वहाँ तक आप दीवार उठा दिए। फिर अब वो लेंटल बीम का आप क्या कीजिए, शटरिंग लगाइए पूरा, और उसमें आपको 4 स्टील 12 mm का इस्तेमाल कीजिए, 8 mm का इस्तेमाल आप उसका रिंग बनाने के लिए कीजिए। एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी आप 5 से 6 इंच का रखिए, और फिर आपको उसमें कवर ब्लॉक इस्तेमाल करके और अच्छे से वाइब्रेटर चला के और लेंटल बीम की ढलाई कर देनी है M20 ग्रेड के मसाला से, 1:1.5:3 रेशियो के जो मसाला मैंने बताया था उससे। और जो ये लेंटल बीम की आप जो बाहर की 9 इंच की दीवार पे जो मोटाई रखेंगे, चौड़ाई तो आप पूरी दीवार की चौड़ाई रखेंगे 9 इंच की, मोटाई आप 4 से 5 इंच का रख सकते हैं। वहीं जो 4 इंच की अंदर की दीवार की जो लेंटल बीम होगी वो 4 इंच चौड़ी रहेगी दीवार के साइज़ के हिसाब से, और मोटाई जो है वो 4 से 5 इंच वहाँ पर भी रहेगी। दोनों जगह आपको 4 स्टील 12 mm का इस्तेमाल करना है, उससे कम नहीं करना है। बहुत लोग 10 mm का 8 mm का इस्तेमाल कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। जब हमारा लिंटल बीम हो जाता है तो फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, फिर जो भी हमारी दीवार आ रही थी बाहर में 9 इंच की, आप छत के लेवल तक आप उसको उठाइए, जहाँ पे अब आपको बीम का लेवल है जहाँ तक वहाँ तक आप उठा लीजिए। फिर अंदर का जो 4 इंच की दीवार थी वो वहाँ तक उठा लीजिए। फिर अब उसके ऊपर हम बीम का और छत का शटरिंग लगाते हैं। तो जो शटरिंग हम लगाएंगे आपको देखना चाहिए कि जो शटरिंग मटेरियल है, यानी कि MS प्लेट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लेट अच्छी क्वालिटी का होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं कि प्लेट कहीं से उखड़ी हुई हो, कहीं से मुड़ी हुई हो, या फिर जो प्लाईवुड इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं होनी चाहिए। ऊपर से फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब हो, सड़ रहा हो, ऐसा कंक्रीट डाला हो वहाँ से टूट जाए, या प्लाईबोर्ड में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो, कहीं से कोना झड़ गया हो। नई प्लाईबोर्ड लीजिए, जो गैपिंग होता है बिल्कुल उसमें गैप ना हो, क्योंकि अक्सर जब ढलाई होता है तो सीमेंट का जो पानी होता है उसी गैप से निकल जाता है, सीमेंट आपका उसी गैप से निकल जाता है, तो मजबूती मसाले का वहीं कम हो जाती है। तो इसलिए गैपिंग आपको ध्यान रखना है। अगर गैपिंग है हल्की फुल्की तो जो शटरिंग टेप वगैरह आती है वो इस्तेमाल कीजिए, उससे बंद कीजिए। शटरिंग जब लग जाए तो प्रॉपर उसका नीचे जो प्रॉप्स वगैरह जो बाँस बल्ली वगैरह लगे होते हैं उसको चेक कीजिए कि वो क्या है कि ज्वाइंट ना हो, एक ही पीस हो, नीचे तक हो और एकदम सीधी खड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आड़ा तिरछा उसको लगा दिया गया हो। और उसके बाद जब शटरिंग आपकी लग जाए तो उसका लेबल निकलवा लीजिए। उस शटरिंग के टाइम में भी आपको इंजीनियर को बुलाना है ताकि वो शटरिंग चेक कर लें, क्योंकि शटरिंग फेल हो गया तो आपका पूरा जो काम था वो बर्बाद हो जाएगा। फिर जो स्टील का काम होता है, अगला काम जो शटरिंग होने के बाद स्टील का काम होता है, तो स्टील का काम कैसे हो रहा है, किस हिसाब से उन्होंने ड्राइंग दिया है, उस हिसाब से आपके छत का जो बीम में कितना स्टील आना चाहिए था, छत में कितना स्टील आना चाहिए था, 10 mm का स्टील आपको इस्तेमाल करना है, 12 mm का इस्तेमाल करना है, उस हिसाब से आपको इंजीनियर से राय लेके फिर उसको काम करा लेना है। तो जब हमारा शटरिंग हो जाए तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले शटरिंग आयल होती है वो पूरा लगा लेंगे। शटरिंग आयल लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि छत का स्टील बांधना शुरू करेंगे। तो स्टील जो बांधेंगे हम वो ड्राइंग के हिसाब से देखेंगे, और कम से कम आपको छत में 10 mm का स्टील इस्तेमाल करना चाहिए, मेन बार के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए, यानी छोटी दूरी के लिए भी और बड़ी दूरी के लिए भी 10 mm का स्टील आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 1 से 2 मंजिल का आप मकान बनाते हैं तो 10 mm का स्टील काफ़ी है। हाँ, आप कमर्शियल मकान बना रहे हैं, ज़्यादा लोड है, तब आपको वहाँ पर 12 mm 16 mm का स्टील छत में यूज करना है। बीम के लिए जो है कम से कम आपका जो छत में जो लटक बीम आपको देनी चाहिए। सभी जगह लोग फ्लैट बीम देते हैं जिसको हम कंसील्ड बीम भी बोलते हैं, चोर बीम भी बोलते हैं, तो वैसा बीम आपको नहीं देना है, आप लटक बीम दीजिए। क्योंकि फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर उसके ऊपर 1-2 मंजिल आप और भी बनाते हैं तो वो बीम जो होता है वो लोड को बर्दाश्त करता है, लोड को झेलता है, लोड को अच्छे से ट्रांसफर करता है। तो बीम का जो लटक होना चाहिए कम से कम आपको छत का छोड़ के, जैसे छत हम जो ढलाई करेंगे वो 4 से कम से कम 5 इंच का मोटाई का ढलाई करेंगे, उससे कम मोटा आपको छत नहीं डालना है। बहुत लोग उससे कम मोटा छत डालते हैं तो देखते हैं क्या कि छत में कहीं से पानी गिर रहा है, कहीं से पानी टपक रहा है,
जहाँ पे लाइटें और फैन बॉक्स होती है वहाँ पे ऊपर की तरफ देखा जाता है क्या कि वो अच्छे से ऊपर से कवर नहीं हुआ है रोड़ी से, तो वो दिख रहा है, वहाँ से पानी टपकने की समस्या आ रही है। तो कम से कम 5 इंच रखिए, उसमें क्या है कि जितना भी आपका इलेक्ट्रिक का कंड्यूटिंग पाइप वगैरह आप करते हैं वो सब ढक जाता है, और जो फैन बॉक्स वगैरह होते हैं, कंसील्ड लाइटें वगैरह होती हैं वो सब ढक जाती हैं। तो जो बीम का आप लटक रखेंगे कम से कम छत का 4 से 5 इंच का, 5 इंच का छोड़ के 6 से 7 इंच और नीचे लटका होना चाहिए। बंध जाता है तो अगला काम क्या होता है कि उसमें कवर ब्लॉक वगैरह लगा के फिर छत की ढलाई करना। तो ढलाई के लिए आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से जो कंक्रीट का वहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है कि नहीं, वो ध्यान रखना है। M20 ग्रेड का, आप M25 ग्रेड का यूज कर रहे हैं 1:2 का, यानी कि एक बैग आपका सीमेंट तो एक बैग ही आपका सैंड और 2 बैग आपका गिट्टी यानी एग्रीगेट। ऐसे अगर उस तरीके का मसाला नहीं बना रहे हैं तो फिर M20 ग्रेड का ही जो होता है 1:1.5-3 रेशियो का, वही आप मसाला बनाएंगे। उसमें मिक्सिंग के टाइम में आपको ध्यान देना है कि पानी ज़्यादा ना इस्तेमाल किया जाए। एक बैग का सीमेंट का मसाला बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 लीटर ही पानी इस्तेमाल किया जाए। बहुत लोग पानी ज़्यादा मिला देते हैं, जिससे होता क्या है कि उनको मसाला फैलाने में आसानी होता है, तो वो सोचते हैं काम जल्दी होगा, लेकिन वहाँ क्या है कंक्रीट का स्ट्रेंथ आपका कम हो जाता है, तो इसलिए आपको पानी ज़्यादा नहीं मिलाना जाए। और दूसरी बात कि जब आपका ढलाई हो तो आपको क्या करना है, प्रॉपर उसमें कवर ब्लॉक लगी होनी चाहिए, और उसमें आप क्या करें कि उसका वाइब्रेटर अच्छे से चलवाते रहें, बीम में भी और छत में भी। जब सब कुछ हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि बड़ा छत है तो पीछे से आप हल्का हल्का पानी का छिड़काव करते रहें, और अगले नेक्स्ट दिन आए तो आपको क्या करना है, उसके ऊपर आपको क्यारी बनानी है, छोटे छोटे हिस्सों में छत को डिवाइड करना है, अलग अलग पार्ट में उसको कर दें। और फिर आपको उसमें क्या है, पानी भरना है, पॉन्डिंग करना है। और पानी किस लिए भरना है, क्योंकि छत का तराई करना बहुत ज़रूरी है। जब जो सीमेंट का हाइड्रेशन प्रोसेस होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, तो उसको स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो स्टार्ट हो जाएगा तो उसको मेंटेन भी करना होता है, क्योंकि ज़्यादा वो तेज़ हो गया और ज़्यादा मात्रा में रहेगा तो उसी वजह से आपके छत में क्रैक आता है। तो आप उसमें पानी डालेंगे और पानी नमी बरकरार रखेंगे तो क्या है कि वहाँ छत आपका फटता नहीं है। तो इसलिए छत में जो क्यूरिंग करना है, ठंडी का टाइम है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन करें, और गर्मी का टाइम है तो दिन में 2 बार 3 बार आप पानी को चेंज करें, और कम से कम आपको 10 से 12 दिन आपको तराई करनी है। जब छत आपका रेडी हो गया तो फिर हमारा करीबन 15 से 20 दिन के 21 दिन के बाद जब हम शटरिंग को वहाँ पे खोलेंगे